हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो इस वीडियो के बारे में समझेंगे आखिर ये चैप्टर किस बेस पे बनाया गया है ना बच्चों। तो अगर हम लोग बात की जाए तो इसमें सबसे पहले हम भारत में आने वाले प्रमुख यात्रियों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में कौन कौन से यात्री आए थे और आखिर उन्होंने किस प्रकार से उस टाइम पे जो है ना भारत को देखा। तो सबसे पहला नाम आता है बच्चों अल बिरूनी। ठीक है बच्चों, अल बिरूनी जो था ना वो उज्बेकिस्तान से क्या आया था बच्चों, भारत आया था। ये उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, है ना, और ये भारत आया था और इनके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। दूसरा आने वाला यात्री था बच्चों इब्न बतूता। ठीक है, और ये मोरक्को का रहने वाला था और इनके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम था रेहला। तीसरा जो था बच्चों फ्रांसवा बर्नियर, जो फ्रांस का रहने वाला था और इनके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम था ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। इन तीनों यात्रियों के बारे में हम इन वीडियो के बारे में मतलब इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अल बिरूनी के बारे में। तो बच्चों अल बिरूनी के बारे में आप इस चीज को याद रखिएगा, अल बिरूनी के जो जन्म हुआ था वो उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में उसका जन्म हुआ था। 973 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उस समय ख्वारिज्म शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। इसके साथ साथ अल बिरूनी ने बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रखी थी। इसके साथ साथ वो अनेक भाषाओं का ज्ञाता था, जैसे कि सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत। लेकिन वह यूनानी भाषा से परिचित नहीं था, यानी यूनानी भाषा को वो नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वह उन अरस्तु, प्लेटो से परिचित था और उनके ग्रंथों को क्या करता था, अनुवादित करके क्या करता था, पढ़ता था। कौन? अल बिरूनी, है ना बच्चों। इसके साथ साथ एक अचानक क्या हुआ, 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण हो गया और सुल्तान महमूद ने इस ख्वारिज्म पर आक्रमण कर दिया और वहां से जितने भी विद्वान थे सभी के साथ अल बिरूनी को भी राजधानी गजनी ले आया, है ना बच्चों। और गजनी में ही, है ना, मतलब जो गजनी में ही अल बिरूनी को अपने भारत के प्रति काफी जिज्ञासा विकसित हुई और शहर उसे ये पसंद आ गया था और काफी लंबे समय तक अल बिरूनी गजनी में ही रहा था। इसके साथ साथ 8वीं शताब्दी से ही भारत में संस्कृत में रचित जो खगोल विज्ञान होता है बच्चों, गणित होता है, चिकित्सा होता है, इन सभी चीजों का अरबी भाषा में अनुवाद होना शुरू हो गया था। इसके साथ साथ अल बिरूनी ने बहुत समय तक जो था ना बच्चों, उसने ब्राह्मणों के साथ, पुरोहितों के साथ समय बिताया और भगवत गीता, मनुस्मृति जैसी चीजों का काफी अध्ययन किया था अल बिरूनी ने। अल बिरूनी द्वारा लिखी पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। चलो अब बात करते हैं किताब उल हिंद की विशेषता के बारे में, देखेंगे कि आखिर किताब उल हिंद की विशेषता क्या है बच्चों। देखो, पहले तो बात करें भाषा, तो किताब उल हिंद की मूल भाषा अरबी भाषा में है। अरबी भाषा में इसे लिखा गया है। दूसरा अध्याय, किताब उल हिंद को लगभग 80 अध्यायों में बांटा गया है। इसके साथ साथ प्रमुख विषय यानी किताब उल हिंद के बारे में अगर देखा जाए बच्चों, तो इसके अंदर हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे धर्म, दर्शन, त्योहारों के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में, कीमियों के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, उस समय की प्रथाओं के बारे में, लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में, भार तौल के बारे में, मापन विधियों के बारे में, उस समय की मूर्ति कला के बारे में, कानून के बारे में, है ना बच्चों, माप तंत्र के बारे में, विज्ञान के बारे में, इन सभी चीजों का जो जानकारी हमें वो किताब उल हिंद से मिलती है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे अल बिरूनी की विशेष शैली, यानी अल बिरूनी कोई भी पुस्तक लिखा करता था तो वो एक विशेष शैली का प्रयोग करता था। जैसे कि जब भी अल बिरूनी पुस्तक लिखा करता था तो आरंभ में एक प्रश्न होता था, दूसरा फिर वो संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित उसका वर्णन करता था बच्चों। इसके साथ साथ अंत में वो क्या करता था, उसकी तुलना अन्य संस्कृतियों के साथ किया करता था। ये अल बिरूनी की जो विशेष शैली का प्रयोग करता था लिखने के लिए। अब बात करते हैं बच्चों, देखो
अल बिरूनी जब भारत में आया था तो उसे भारतीय समाज को समझने में काफी ज्यादा समस्या आई थी, काफी ज्यादा दिक्कतें आई थी जब वो भारत में आया था। जैसे कि पहली जो समस्या ये थी कि भारत में संस्कृत भाषा जो थी ना, वो अरबी और फारसी से इतनी ज्यादा अलग थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना बहुत ज्यादा कठिन था, है ना बच्चों, क्योंकि संस्कृत इतनी ज्यादा टफ थी यहाँ। दूसरे इसके पास दिक्कत आई धार्मिक अवस्था, यानी भारत में बहुत सारे धर्म थे और बहुत सारी क्या थी, प्रथाएं थी। जैन धर्म, बुद्धिज्म धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम, मतलब बहुत सारे धर्म थे। तो दूसरा अवरोध उसके सामने ये आया। तीसरा अवरोध आया अभिमान। अभिमान का मतलब क्या है, लोगों में बहुत ज्यादा अभिमान था, बहुत ज्यादा घमंड था। अक्सर क्या करते हैं भारतीय लोग, अपने बारे में अन्य लोगों को नहीं बताया करते थे। तो ये 3 अवरोध आए, जिसके कारण क्या हुआ था बच्चों, वह भारतीय समाज को नहीं समझ पाया। कौन? अल बिरूनी। अब बात करते हैं अल बिरूनी ने समर्थन के तौर पर क्या किया था। अल बिरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई जो कृतियां होती उस पर वो निर्भर था। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए क्या किया, अक्सर वो वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलियों, है ना, पतंजलि पुस्तक होती है बच्चों, और मनुस्मृति आदि का हवाला देते हुए अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करी थी अल बिरूनी ने। अब बात करते हो बच्चों, अल बिरूनी का जाति व्यवस्था के बारे में उसने काफी बारे में बोला है, भारत में जाति व्यवस्था के बारे में। जैसे कि प्राचीन फारस में उसने 4 सामाजिक वर्गों का वर्णन किया है। पहला घुड़सवार और शासक वर्ग, दूसरा भिक्षु अनुष्ठानिक जो पुरोहित होते हैं और चिकित्सक वर्ग के बारे में बताया है, तीसरा खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिकों के बारे में उसने बताया है, और चौथा किसानों के यानी कृषक और शिल्पकार के बारे में। तो इस तरीके से प्राचीन फारस में 4 जातियों के बारे में या 4 सामाजिक वर्गों के बारे में अल बिरूनी बताता है। अब बात कर देखो, अल बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया था। मतलब अल बिरूनी का मानना था कि हर वो चीज जो अपवित्र हो जाती है वो अपनी पवित्रता को पाने के लिए कोशिश करती है और सफल होती है ना। वो इस जाति व्यवस्था में बताना चाहता था। जैसे उसने कहा कि सूर्य हवा को क्या करता है, स्वच्छ रखता है ना। समुद्र में नमक क्या करता है, पानी को गंदा होने से बचाता है। इसी तरीके से जो जाति व्यवस्था है ना बच्चों, वो हमारे समाज और प्रकृति के अनुरूप है। प्रकृति ने इसे नहीं बनाया है ना। तो इस तरीके से अल बिरूनी ने जाति व्यवस्था के बारे में बताया है। बात करते हैं दूसरा व्यक्ति के बारे में, जिसका नाम है बच्चों इब्न बतूता। अब इब्न बतूता जो था ना बच्चों, वो मोरक्को के तेंजियर परिवार में इसका जन्म हुआ था। मोरक्को के तेंजियर परिवार में ये परिवार काफी शिक्षित परिवार था, जो शरिया कानून अर्थात इस्लामिक जो कानून था, शरिया कानून को माना करता था, है ना बच्चों। इसके साथ साथ इब्न बतूता की जो जिज्ञासा के बारे में अगर बात की जाए तो इब्न बतूता अक्सर क्या करता था, पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस जो गेन करते हैं ना, उस पर ज्यादा विश्वास करता था। मतलब उसका मानना यह था कि पुस्तकों की अपेक्षा यात्रा करके उन चीजों को फील करता था। वो अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा करने उसे बहुत ज्यादा पसंद था। जैसे वो मक्का गया, मक्का की तीर्थ यात्रा की उसने, सीरिया गया, इराक गया, फारस गया, यमन गया, ओमान गया तथा पूर्वी अफ्रीका के बंदरगाहों का क्या किया था, यात्रा किया था इब्न बतूता ने। तो इस तरीके से इब्न बतूता को यात्रा करना बहुत ज्यादा पसंद था। इसके साथ साथ 1333 में क्या हुआ था बच्चों, वो स्थल मार्ग के द्वारा सिंध पहुंचा था, और सिंध के उस समय सुल्तान थे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। अब इब्न बतूता ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुन रखा था कि वो कला तथा साहित्य प्रेमी है ना। तो जब वो इब्न बतूता जब मोहम्मद बिन तुगलक के पास पहुंचा तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे या सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, वो इब्न बतूता की विद्वता को देखकर इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ कि उसे दिल्ली का काजी बना दिया, यानी न्यायाधीश बना दिया। लेकिन बाद में इब्न बतूता और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच कुछ गलतफहमी होने के कारण कारण क्या हुआ, इब्न बतूता ने अपना विश्वास खो दिया, और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को जेल में डाल दिया था बच्चों। इसके साथ साथ बाद में गलतफहमी खत्म हो गई, है ना बच्चों, और फिर क्या कर दिया, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने रिहा कर दिया। रिहा होने के बाद
मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को मंगोल मिशन के लिए भेजा था, जो 1342 में शुरू किया था। अब इसमें इब्न बतूता जो था वो मध्य भारत के रास्ते वो मालाबार तट पहुंचा, और मालाबार तट से वह मालदीव गया, और मालदीव में जो इब्न बतूता 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा था, यानी न्यायाधीश रहा था। फिर उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया, उसे श्रीलंका घूमना है। फिर वो श्रीलंका गया, वहां घूमा। फिर बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट गया, मालाबार तट से मालदीव गया, और मालदीव से चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू कर दिया। वो बंगाल तथा असम भी गया था, और वह जहाज से सुमात्रा से अन्य जहाजों से वो चीन के बंदरगाह नगर पर पहुंचा था, है ना बच्चों। इसके साथ साथ जो जैतून, जो आज क्वांजू के नाम से ज्यादा जाना जाता है, वहां तक उसने पहुंचा था। कौन? इब्न बतूता। तो इन सब क्षेत्रों की यात्रा करने के पश्चात वो चीन के बीजिंग में पहुंचा, है ना। लेकिन वहां लंबे समय तक वो नहीं रहा, और उसने 1347 में उसने वापस आने का निश्चय किया कि अब उसे वापस जाना है मोरक्को। तो 1347 में वह वापस मोरक्को चला गया। इस तरीके से जीवन यात्रा किसकी है? इब्न बतूता की। अब देखो बच्चों, इब्न बतूता के अनुसार 14वीं सदी में यात्रा करना कठिन क्यों था? यानी इब्न बतूता बताता है कि उस समय 14वीं शताब्दी में यात्रा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। क्यों? चलो देखते हैं। पहला, इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली तक की यात्रा, मुल्तान जो है बच्चों, मतलब मुल्तान से दिल्ली तक की यात्रा करने में 40 दिन लगता था, और सिंध से दिल्ली तक की यात्रा में 50 दिन लगता था। मतलब इतना लंबा समय लगता था उस समय इब्न बतूता के अनुसार, क्योंकि उस समय क्या था बच्चों, इतना ज्यादा परिवहन व्यवस्था इतनी मौजूद नहीं थी। दूसरा, डाकुओं के समूह द्वारा आक्रमण। अर्थात हुआ क्या बच्चों, यात्रा करने के दौरान यात्री अपने साथियों के साथ अक्सर क्या करते थे? कारवा, यानी समूह में चलना ज्यादा पसंद करते थे। फिर भी राजमार्गों के जो लुटेरे होते थे बच्चों, वो कई बार इन पर आक्रमण कर देते थे और उन्हें लूट लिया करते थे। तो लुटेरों का खतरा या डाकुओं का खतरा ज्यादा होता था उस टाइम पे। तीसरा, बीमारी का खतरा। अर्थात यात्रा के दौरान यदि किसी यात्री को बीमार हो जाता है तो उसे चिकित्सा उपचार देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हुआ था बच्चों, एक बार जब क्या हुआ था, इब्न बतूता को अति ज्वर आया तो उसके साथियों द्वारा उसके सिर पे क्या लगाया, कपड़ा बांधा गया था। तो कई बार बीमारियों का खतरा भी होता था। चौथा, यातायात के साधनों का विकास ना होना। अब होता क्या था बच्चों, बिना यातायात के सभी यात्रियों को पैदल कई दिनों तक, कई सप्ताह तक, यहाँ तक कि कई सालों तक चलना पड़ता था, क्योंकि इतनी यातायात सुविधाएं इतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई थी। तो ये सारे रीजन से जिसके कारण उस समय यात्रा करना क्या होता था बच्चों, कठिन होता था। अब बात करेंगे जो इब्न बतूता ने नारियल और पान का वर्णन, यानी इब्न बतूता जब भारत आया था तो उसे नारियल और पान बड़े विचित्र लगे थे। अब विचित्र क्यों लगे, चलो देखते हैं। पहले नारियल के बारे में उसने बताया। नारियल के बारे में इब्न बतूता ने यह कहा कि इसका वृक्ष जो बिल्कुल अनोखा और प्रकृति में विस्मयकारी, विस्मयकारी का मतलब होता है बिल्कुल अलग था। यह हूबहू खजूर के पेड़ जैसा दिखाई देता था। इब्न बतूता के अनुसार एक से खजूर प्राप्त होता है तो दूसरे से काष्ठफल, और दूसरे से खजूर भी मिलता है, मतलब एक से काष्ठफल मिलता है। नारियल के वृक्ष के बारे में बोलता है कि नारियल के वृक्ष का जो फल होता है बच्चों, यानी नारियल, वो बिल्कुल हूबहू मानव के शरीर से मेल खाता है। 2 आंखें होती है, एक मुख होता है, और अंदर का भाग हमेशा हरा होता है जो मस्तिष्क जैसा दिखाई देता है। इसके साथ साथ नारियल के रेशे जो होते हैं ना बच्चों, वो इस तरह से बालों की तरह है, जिनसे रस्सी भी बनाई जाती है, जहाज भी सिले जाते हैं, और बर्तनों को साफ करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है नारियल का। दूसरा, अगर बात किया इब्न बतूता को सबसे अलग लगा, वो है पान। उन्होंने ये बताया कि पान एक ऐसा वृक्ष है जो अंगूर लता की तरह ही क्या उगाया जाता है। इसके साथ साथ पान का कोई फूल नहीं होता, इसको केवल उसकी पत्तियों के लिए उगाया जाता है। बात सही है बच्चों कि पान के पत्ते के लिए इसे उगाया जाता है। इसमें खाने से पहले क्या होता है, सुपारी ली जाती है, आपको पता है, खाई भी होगी, है ना। तो सुपारी लेके इसे खाया जाता है। तो ये 2 चीजें क्या लगी थी, मतलब इब्न बतूता को बड़ी अजीब लगी और विचित्र लगी थी। आगे बात करते हैं इब्न बतूता के अनुसार भारतीय संचार प्रणाली के बारे में। तो इब्न बतूता के अनुसार भारतीय संचार प्रणाली का 2 भागों में इसने बांटा है। पहली अश्व डाक प्रणाली और दूसरी पैदल डाक प्रणाली, है ना बच्चों। अब दोनों के बारे में समझते हैं कि दोनों के बारे में है क्या। पहली
अश्व डाक प्रणाली। इसमें होता क्या था बच्चों, पहली डाक व्यवस्था और अश्व डाक व्यवस्था थी, जिसे उल्लुक भी कहा जाता था। इस नाम को उल्लुक कहा जाता था। इसमें क्या होता था, प्रत्येक 4 मील की दूरी पर क्या होता था, एक राजकीय घोड़ा होता था, है ना। और इसके द्वारा क्या होता था, ये संचालित किया जाता था। एक घोड़ा 4 मील की दूरी पर जाता था, फिर दूसरे वाले को संदेश देता था, फिर दूसरा जो था तीसरे व्यक्ति को जाकर संदेश देता था। तो इस तरीके से क्या होता था, जैसे सिंध से मुल्तान तक की यात्रा करने में कितना दिन, 50 दिन लगता था, वही सूचनाएं जो होती थी वो केवल 5 दिनों में ही सुल्तान के पास पहुंचा दिया जाता था। तो ये इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। दूसरा, पैदल डाक व्यवस्था। ठीक है बच्चों, दूसरी डाक व्यवस्था, पैदल डाक व्यवस्था को दावा भी कहा जाता था बच्चों। इसमें प्रत्येक 3 मील की दूरी पर क्या होता था, एक व्यक्ति द्वारा इसे संचालित किया जाता था। गांव में ना, गांव का जो सबसे बाहरी जगह होती है, वहां एक झोपड़ी टाइप से बनी होती थी बच्चों। तो हर एक व्यक्ति क्या, 3 मील पर ये बनाया जाता था। तो एक व्यक्ति उस व्यक्ति को जाके दिएगा संदेश, और वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेश देगा। तो इस तरीके से ये 2 प्रणालियां थी जिससे सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती थी। तो ये है बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। और यार कर दो, अब यार बहुत टाइम हो चुका है वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।